हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, जो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। आज पार्ट नंबर अपने इसका 13 करने जा रहे हैं। और जो अपना आज का टॉपिक है वो आपको बोर्ड पर करवाने वाला टॉपिक था। और वह ऐसा टॉपिक आप पहले कर चुके हो जो पीछे वाला चैप्टर नंबर 4 था जिसका नाम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस था, ठीक है। तो उसमें अपने निकाला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और उसमें अपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया था दो अलग अलग वेज से। पहला जो तरीका था उनको कनेक्ट करने का वो था सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता टॉपिक अपना आज का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें अपने रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अलग अलग दो कॉम्बिनेशंस में। और वो दो कॉम्बिनेशन वो वाली हैं जो आपके क्या थे, जिस प्रकार आपने पीछे जो किया था चैप्टर उसमें सीरीज और पैरेलल थे, बिल्कुल उसी तरीके से सीरीज और पैरेलल इसमें है, ठीक है। उसी तरीके से अपने को कनेक्ट करने पड़ेंगे, बस वहां पे कैपेसिटर थे और यहाँ पे क्या है आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका होता है वो ये होता है। आपको पता है कैपेसिटर तो आपने ऐसे शो किया था, दो एक एक दूसरे के पैरेलल क्या लगा लिए थे, इक्वल डंडे लगा लिए थे ऐसे। तो ये कैपेसिटर होता है, सी इसकी कैपेसिटेंस होती है। अब जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपने इस तरीके से शो करते हैं और इसको आर से शो कर देते हैं। आर इसका रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कुछ भी ओम में होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और जो बैटरी का सिंबल होता है वो तो आपको पता है ऐसे ही होता है, एक साइड बड़ा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और एक यहाँ पे मैंने ये सर्किट में लगा रखा है, ये की का सिंबल है, ठीक है। की, जो की आप लैब में देखना, आपके लैब में की होगी, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब उस की का यूज करोगे। तो अगर तो ये की ओपन है मतलब ये करंट को फ्लो नहीं होने देती है, ठीक है। इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर जब इसको क्लोज कर देते हैं मतलब इसमें क्या है, एक इस टाइप से डंडी सी होती है वो फंसा देते हैं बीच में, तो की के तो तब ये क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाती है सर्किट में और इसमें से करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो ये की का सिंबल है। ये क्या है, जब की ओपन है, जब आपने ये डॉट नहीं लगा रखा, और डॉट का मतलब अभी ये की क्या है, क्लोज है, इससे मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल थे जिसके बारे में अपने को पढ़ना था भी, ये सिंबल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखो बच्चों, क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि अपने क्या करते हैं, तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तीन रेजिस्टेंस है, ये R1 ये R2 R3, तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहले होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, क्या कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स डिफरेंट एंड करंट रिमेन्स सेम। ये मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है क्योंकि फिर तो ज्यादा बोर्ड भर जाता, अगर पूरी लिखता आपको नोट्स में कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझ लो कि एक रेजिस्टेंसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, जो हर एक रेजिस्टेंस है उसके जो अक्रॉस है पोटेंशियल, या आप पोटेंशियल को सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू उसके लिए क्या हो, हर एक रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम हो, मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस में से करंट क्या जाए, सेम जाए। बिल्कुल ऐसे ही अपने जब कैपेसिटर पढ़ा था तो उसमें क्या कहा था, अपने कहा था कि जिसमें क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन उसको कहेंगे जिसमें किसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, किसकी वैल्यू हो, चार्ज की वैल्यू क्या हो, सेम हो, लेकिन क्या है कि उस पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। तो बिल्कुल वैसा ही इसमें है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो हर एक रेजिस्टेंस के सिरों पर, और करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसे अपने क्या बोल देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या किया आपने यहाँ पे कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस ले लिया, R1 R2 R3, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। मतलब पहले रेजिस्टेंस का पहला एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले से, फिर इसका दूसरा तीसरे के पहले से, इस टाइप से कंटिन्यूस अपने करते चले कनेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज जो याद रखने वाली है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो ये है बच्चों कि इसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है। बस आपको देखना है भी करंट क्या रहे, सेम रहना चाहिए। बस जो करंट पहले रेजिस्टेंस में से जा रहा है वही दूसरे में से जाता हो, बस डायरेक्ट वहां पे लगा दो भी आप सीरीज है,
ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन की ये सबसे बड़ी खासियत है। तो ये अपने पास एक क्या है, डायग्राम बना रखा है, वी वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, इसका R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, वी वोल्टेज की बैटरी से आई करंट फ्लो होगा और वो आई इस तीनों में से सेम फ्लो होता हो जाएगा और इधर से आई करंट आ जाएगा। ये की लगी हुई है। और अब आपको देखो, कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है। करंट तो चलो पता लग गया, अभी ये है कि वायर के साथ सारे कनेक्ट हैं, ऐसे लाइन वाइज कनेक्ट हैं तो करंट सेम जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से लिखूं तो पहले के लिए आपको पता है तीनों में करंट सेम है। तो पहले के लिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखूंगा वो आई आर वन, दूसरे के लिए आई आर टू और तीसरे के लिए आई आर थ्री। तो आर वन आर टू आर थ्री डिफरेंट डिफरेंट है, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वी वन वी टू वी थ्री भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा हर एक रेजिस्टेंस के एंड्स पर। समझ आई बात, वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब इसका अपने करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन, जिस प्रकार वहां पे पहले अपने निकाले थे फॉर्मूले, तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले आपको यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे। देखो क्या, तो पहले थ्योरी लिखी हुई है जो इस सर्किट से रिलेटेड थ्योरी है कि अकॉर्डिंग टू फिगर लेट वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3। अपने पास तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3। लेट ए बैटरी ऑफ V वोल्टेज इज कनेक्टेड एंड करंट I इज फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट। यानी सर्किट में से अपने V वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं और I करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस इज V1 V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली। दैट यानी कि तीनों जो आपके पास रेजिस्टेंस है उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V1 V2 V3 है। तो अब इसका क्या लिखेंगे अपने, देन अपने यहां से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखूं तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन हो जाएगा, क्योंकि पहले के लिए ओम्स लॉ से बाय ओम्स लॉ यहां पे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन हो जाएगा पहले रेजिस्टेंस के लिए। बिल्कुल सेम अगर मैं लिखूं सेकंड रेजिस्टेंस के लिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, V2 इज इक्वल टू आई आर टू हो जाएगा। और बिल्कुल सेम अगर मैं लिखूं थर्ड रेजिस्टेंस के लिए तो वो क्या हो जाएगा, V3 आई आर थ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको इक्वेशन देना चाहो फर्स्ट दे सकते हो उसको सेकंड और इसको थर्ड इक्वेशन दे सकते हो, ये दे सकते हो। ठीक है, भी तीनों के लिए आपने क्या लिखी, वोल्टेज की वैल्यू लिखी। अब अपने जानते हैं नाउ वी नो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये वाली वोल्टेज है ये क्या हो जाती है, ऊपर जाके डिवाइड हो जाती है। ये सर्किट का रूल होता है। वैसे आप इस रूल को आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, उसमें डिटेल से पढ़ लोगे, लेकिन आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जब भी कभी आपको फिजिक्स में ऐसा है कि यहाँ पे V वोल्टेज है और सर्किट में बाकी वोल्टेज क्या है, V1 V2 V3 है, तो इस V की वैल्यू इन तीनों के सम के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर मान लो ये V 10 वोल्टेज की बैटरी है तो ऐसा हो सकता है एक 5 वोल्ट हो, एक पे 2 वोल्ट हो, एक पे 3 वोल्ट हो, लेकिन तीनों का सम क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। मतलब जो बैटरी लगी है उसके पॉइंट का जो पोटेंशियल है और उसमें जो अदर जो कंपोनेंट लगे हैं उनके एंड्स का जो पोटेंशियल है उसके क्या होगा, सम के इक्वली होगा। ठीक है ना। तो मतलब जितने वोल्टेज की बैटरी है वही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो आपके रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, तो अब देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से इसमें क्या करो, वैल्यू रख दो। तो V इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ये आ गया। ठीक है, अब V इज इक्वल टू आई कॉमन आ गया और यहां पे आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 नंबर इक्वेशन हो जाएगी। इतना ही कर सकते हैं अपने। अब देखो अपने मानते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the circuit is
क्या आ गया, आर इक्विलेंट, ठीक है। देन V इज इक्वल टू आई आर इक्विलेंट, ये इक्वेशन 5। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने ये क्या चीज लिखी है, लेकिन जिस बच्चे ने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का कर रखा है उसको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या है कि अपने जो फाइंड क्या कर रहे हैं, पहले तो ये चीज देखो भी, अब अपने फॉर्मूला निकाल किसका रहे हैं, अपने फॉर्मूला निकाल रहे हैं भी इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के अपने पास टोटल कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। भाई अगर अपने क्या करें, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के यहां से और एक नया रेजिस्टेंस लगाना चाहें, लेकिन इस सर्किट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इतना ही करंट फ्लो हो, इतनी ही वोल्टेज रहे, सब कुछ ऐसा ही रहे, लेकिन क्या हो, बस रेजिस्टेंस उतना ही हो जाए, यानी जो तीन रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं उनकी जगह अगर अपने एक रेजिस्टेंस लगाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, यानी सेम रहे, इफेक्ट ना पड़े, तो मतलब कौन सा रेजिस्टेंस अपने लगाना पड़ेगा यहां पे, समझ आई इतनी बात। तो अपने मान लेते हैं कि इन तीनों को हटा के अपने जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसकी वैल्यू आर इक्विवेलेंट है, करंट यही रहे, वोल्टेज यही रहे, तो करंट यही रहे, वोल्टेज यही रहे, तो V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अब वहां पे अपने क्या पढ़ा था, CS पढ़ा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने आर इक्विवेलेंट लिख रखा, आप RS भी लिख सकते हो, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिख सकते हो, RS भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंस के क्या हटा के और एक ही रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो वो आर इक्विवेलेंट होगा। अब देखो इक्वेशन 4 और 5 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 नंबर इक्वेशन से देखें अपने, तो आई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों V के इक्वल आ रही है ना, ये वाली वैल्यू, ये भी V के इक्वल और ये भी V के, वो किसकी इक्वल आ जाएगी, आई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यानी ये आई से क्या हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा। मतलब अपने को जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो सारे रेजिस्टेंस के क्या है, सम के इक्वल आ रहा है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक अगर अपने मैं स्पेशल केस लूं एक यहां पे, कि इफ वी हैव n रेजिस्टेंसेस, अपने पास क्या हो, n रेजिस्टेंसेस हो, तो तब अपने क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा आर इक्विवेलेंट का, वो बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 करते हुए Rn तक, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब आपको डायरेक्ट सम करना है सभी रेजिस्टेंस का। एक केस और दिया हुआ है, इफ वी हैव n सेम रेजिस्टेंसेस कैपिटल R, यदि अपने पास क्या हो, n सेम रेजिस्टेंस हो, कैपिटल R जिसका रेजिस्टेंस हो, तो जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा आपके पास R प्लस R डैश 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 R, और कितने n टाइम्स आपको R लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हर एक रेजिस्टेंस R के इक्वल है, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो आपका आ जाएगा n इंटू R के इक्वल। मतलब क्या हो जाएगा, अब जो अपना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस का n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। और आप एक चीज और देखो इसमें, अगर एक चीज की आपने गौर की हो तो यहां पे क्या है, वो चीज डिफरेंट है कि जो अपने फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के निकाला है, यही जो फॉर्मूला था जब अपने कैपेसिटर किया था उसमें क्या आ रहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा था, CP अपने ये लिखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहां पे किस में आ रहा है, ये सीरीज में आ रहा है फॉर्मूला, वहां पैरेलल में था। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर मुझे आपको ये एक आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो फॉर्मूला अपने यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं वो फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए क्या आया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया था, यहां सीरीज में वहां पैरेलल में, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, कोई फिजिकल रीजन नहीं है, बस मैथमेटिकल रीजन है, और वो मैथमेटिकल रीजन आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, और इसका आंसर आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं साइड में हो गया, आप वीडियो पॉज करके ले सकते हो। अब एक बात आपको मैंने और बतानी है, वैसे एक बात ही रही है इसमें और कुछ नहीं रहा, टॉपिक यहाँ पे ये कंप्लीट है। देखो क्या है, बुक में एक लास्ट में एक इसके लाइन लिखी हुई है, उसका मीनिंग आपको बताता हूं। क्या इन्होंने लिखा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इसमें, यानी कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जो उसमें क्या होता है कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो आपका आर इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यूज ग्रेटर देन होती है फ्रॉम ऑल अदर रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द सर्किट। ठीक है, प्रेजेंट इन सर्किट, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा ये। इसका मतलब क्या है कि जो आपके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी किससे, R1 हो चाहे R2 हो चाहे R3, इन सभी से क्या होगी, बड़ी होगी। या आपको कई जगह ये भी लिखा मिल जाएगा कि जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो क्या होगी, सर्किट में लगे बड़े से बड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब आपने अगर सर्किट में देखो कि आपके पास तीन है, जैसे 10 ओम का एक, 5 ओम का एक, 3 ओम का है, तो अब आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो 10 और 5 15 और 3 18 ओम। अब इसके कहने का मतलब है इसमें बड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस है कौन सा, 10 ओम का, लेकिन ये 18 ओम क्या आ रहा है, जो आपका आर इक्विवेलेंट आ रहा है, इसकी वैल्यू इस 10 से क्या है, सॉरी ग्रेटर देन है, 10 से क्या ग्रेटर देन, मतलब जो बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ी होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि सम की इक्वल आ रही है, तो मतलब सम हो रहा है, तो मतलब क्या आएगी, वैल्यू ज्यादा आएगी। या आप कह सकते हो भी जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में लगे हैं उन सब की वैल्यू से क्या होगी, इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट की ज्यादा होगी, वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हालांकि ये टॉपिक आपके अब वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके पास काफी टाइम है, अब मई तक आपके पेपर होने हैं, तो तब तक क्या है आप कंप्लीट सिलेबस करो, क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था कि आईआईटी में इस बार एमएचआरडी मिनिस्टर हैं जो अपने रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने कहा है कि इस बार जो आईआईटी में कंप्लीट सिलेबस आएगा, तो अब आप 40% कवर करके आईआईटी या नीट वगैरह को कम आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना, बहुत पीछे रह जाओगे वहां पे। तो तभी ये वाले जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको समझने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि इससे मिलता जुलता टॉपिक आपने पहले किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का टॉपिक, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक।